जय हिंद दोस्तों बैंकों की आमदनी कहाँ से होती है, बैंकों की इनकम कहाँ से होती है, मैं आज आपको बताऊंगा। हम लोग दोस्तों बैंकों में पैसा जमा करके रखते हैं। आपको मैं बता दूं, सेविंग अकाउंट पे जो बैंक हमको ब्याज देते हैं वो 2 से 3% का सालाना वार्षिक ब्याज देते हैं। फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, जो हम बैंक में जमा करते हैं, उस पर जो हमें बैंक ब्याज देते हैं वो 4 से 6% का ब्याज हमको देते हैं। आपने देखा होगा बैंकों की इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, इतने सारे बैंकों के पास में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरी, बैंकों का मेंटेनेंस, एटीएम मशीन्स का मेंटेनेंस। तो बैंक जब इतना खर्च करते हैं, साथ में हमको ब्याज भी देते हैं, तो कई लोगों के मन में सवाल आता है कि बैंकों की जो इनकम होती है वो कैसे होती है। तो आज हम समझेंगे बैंकों के बिजनेस मॉडल। दोस्तों बैंकों की कमाई के कई सारे सोर्सेज होते हैं, कई सारे साधन होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो साधन होता है, जो सोर्स होता है, वो होता है ब्याज से होने वाली इनकम। कई लोग सोचते हैं कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक वो पैसे को जमा करके कहीं सेव करके रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे लोगों को लोन देने के लिए करते हैं और यहीं से बैंकों की इनकम होती है, जो दूसरे लोग बैंकों को ब्याज देते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है बैंकों का, वो है होने वाली इनकम। दूसरों को जब लोन दिया जाता है तो आपको जैसा पता है, लोन कई टाइप के होते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, और भी कई प्रकार के लोन होते हैं, बिजनेस लोन हो गया। तो उस तरीके से बैंक जो है वो लोन देता है और उस लोन पे ब्याज जो बैंकों को मिलता है वही बैंकों का प्रॉफिट होता है। मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि इनकम जो होती है ये किस प्रकार से होती है। मैं आपको बहुत ही छोटे तरीके से बताता हूँ कि बैंकों की जो ब्याज से इनकम होती है वो किस प्रकार से होती है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए आपने 100 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में किसी बैंक में जमा किए 1 साल के लिए। वही फिक्स्ड डिपॉजिट में जो आपने 100 रुपये जमा किए हैं वो बैंक ने उठा के किसी और को पर्सनल लोन दे दिया है। फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो सालाना ब्याज दर है, जो एनुअल इंटरेस्ट है, वो 5% का है। आपके 100 रुपये पे बैंक जो 1 साल बाद आपको देगा वो 105 रुपये देगा 5% के हिसाब से। वही 100 रुपये आपके जो बैंक ने कहीं और पर्सनल लोन के दे रखे हैं 14% ब्याज दर के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट के, बैंक वहाँ से लेगा 114 रुपये। इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंकों की इनकम होती है। 114 में से आप 105 अगर घटाएंगे तो 9 रुपये बचेगा। यही 9 रुपये बैंकों की इनकम है। बैंक इसका जो इस्तेमाल है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, ऑफिस के, ब्रांचेस के, मशीनरी के, बाकी के मेंटेनेंस के लिए और बाकी खर्चों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि बैंकों की इनकम जो इंटरेस्ट रेट से होती है वो किस प्रकार से होती है। इसी प्रकार जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं बैंक के अलग अलग होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। होम लोन 7 से 8%, पर्सनल लोन 12 से 24%, जो बिजनेस लोन होते हैं वो साथ में व्हीकल लोन जो होता है 10 से 15% तक होता है। तो यही जो बीच का डिफरेंस होता है बैंकों का, यही बैंकों की इनकम होती है। अब दोस्तों हम इसमें 2 सिनेरियो ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये जो फिक्स्ड डिपॉजिट में बैंक में जमा किए थे, वो 100 रुपये बैंक ने जहाँ पे 14% इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन दिया है, वो व्यक्ति जिसको दिया है वो लोन को नहीं चुका पाता है। तो ऐसा पैसा जो नहीं चुका पाता है कोई भी व्यक्ति, वो एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट में चला जाता है, जिसको बैड डेब्ट भी बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, किसी भी बैंक के लिए दोस्तों ये बहुत ही ख़राब परिस्थिति होती है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बैंकिंग जो प्रणाली है उसमें ये बात नॉर्मल है कि जो कुछ पैसा है वो एनपीए में चला जाता है। किसी भी बैंक में अगर पैसा 2 से 4% एनपीए में जाता है तो ये बहुत ख़राब स्थिति नहीं मानी जाती है और ये बैंकों के लिए मैनेजेबल होती है, क्योंकि बैंकिंग सोर्सेस जो इनकम के हैं वो और भी कई सोर्सेस होते हैं जहाँ से वो मैनेज हो जाता है। अगर सिक्योर्ड लोन है तो बैंक उस सिक्योरिटी को बेच के, जैसे गोल्ड लोन में गोल्ड को बेच के, होम लोन में होम को बेच के, व्हीकल लोन में व्हीकल को बेच के, यानी जिनमें सिक्योरिटी होती है वो बेच के लोन को वापस ले लेता है और लोन की रिकवरी कर लेता है। लेकिन जो इनसिक्योर्ड लोन है, जैसे पर्सनल लोन या बाकी के लोन, वहाँ पे जो पैसा है वो एनपीए में चला जाता है, बैड डेब्ट बन जाता है। लेकिन यही एनपीए अगर 2-4% ना होके 9 से 10% या इससे ज़्यादा है तो ये किसी भी बैंक के लिए बहुत ही भयंकर स्थिति होती है, जो बैंक भी दोस्तों ऐसी स्थिति में फिर बंद हो सकते हैं। तो 10% से अगर ज़्यादा पहुँच गया तो ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाएगी। दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये आता है कि बैंकों में जितने भी लोगों ने पैसा जमा
कर रखा है वो एक साथ बैंक से पैसा निकालने के लिए, अपने डिपॉजिट निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसी स्थिति आती है तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में बैंकिंग की जो प्रणाली है वो कोलैप्स कर जाएगी, और ऐसी स्थिति को जो है बैंक रन बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको 2 बैंकिंग के सिनेरियो रखे कि कब बैंकों के लिए मुश्किल हो सकती है और किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बैंकों के जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, वो इंटरेस्ट रेट से इनकम जो होने वाली है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे सोर्सेज जहाँ से बैंकों की इनकम होती है वो क्या है, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट के प्रॉफिट पे ही बैंक चलेंगे तो बैंक कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी भी प्रॉफिटेबल उतने नहीं हो पाएंगे। तो बाकी के सोर्सेज का है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला मैंने आपको बैंकों की सोर्स ऑफ इनकम का बताया, जो इंटरेस्ट से बैंकों की इनकम होती है। दूसरा सोर्स बैंकों की इनकम का, जहां बैंकों की अच्छी खासी जहां से इनकम होती है, वो है कमीशन का। आपको पता है कि हर बैंक जो है वो इंश्योरेंस बेचता है, म्यूचुअल फंड बेच रहा है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है। डीमैट अकाउंट दोस्तों वो अकाउंट होते हैं जहाँ से कोई भी कंपनी का शेयर को खरीदा जाता है या बेचा जाता है। खरीदने और बेचने में बैंक जो होते हैं वो कुछ कमीशन को चार्ज करते हैं, जो एज ए इनकम बैंक के पास में आती है। तो सोर्स ऑफ इनकम में कमीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे इंश्योरेंस को बेचने पे बैंकों को जो कमीशन मिलता है लगभग 15% का कमीशन मिलता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड और डीमैट का भी जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो बैंकों के पास में एज ए इनकम आता है। दोस्तों बैंकों की कमाई का तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और तरीका होता है जहां से बैंकों की बहुत मोटी इनकम होती है, वो होता है इनकम फ्रॉम सर्विसेज। आप जब एटीएम में जाते हो तो कुछ फ्री ट्रांजैक्शन बैंक एटीएम से 3 या 4 मेरे ख्याल से फ्री में मिलते हैं। उसके बाद में बैंकों के एटीएम से पैसा निकालना चार्जेबल होता है, जो 15 से 25 रुपये तक चार्ज होते हैं। तो एटीएम विड्रॉल फीस, चेक बाउंस अगर हो जाता है तो उस पर 400 से 700 रुपये तक की फ़ीस लगती है चेक बाउंस होने पर। अगर आपने अपने बैंक में मिनिमम बैलेंस, जो एक पहले नहीं था, अब हर बैंक का एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना होता है। ये बैलेंस अगर आप मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो इसके ऊपर भी आपको चार्ज देना पड़ जाता है, उसका पैसा अलग से जाता है। एसएमएस की सर्विस जो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, एसएमएस चार्जेस, और भी कई तरीके की जो भी सर्विस होती है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पर साल की आपको कुछ फीस 100 से लेकर 500 या 1000 आपको देनी पड़ती है डेबिट कार्ड की सर्विस पे या क्रेडिट कार्ड की सर्विस पे, वो फीस अलग से। तो इतनी सारी जो बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट बैंकिंग वगैरह का, इस पर आपको कुछ जो चार्ज देना पड़ता है। यहाँ से बैंकों की बहुत मोटी कमाई होती है। बैंकों की जो सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो होती है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। सेकंड नंबर पे जो इनकम होती है इनकम फ्रॉम कमीशन, और थर्ड नंबर पे जो बैंकों की इनकम होती है वो होती है इनकम फ्रॉम सर्विसेज। तो ये 3 तरीक़ों से बैंकों की इनकम होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, या कोई भी आप चाहते हैं मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। धन्यवाद।